ज्यादा है, ठीक है। माइंड में ये नहीं रख लेना कि मुश्किल है तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। सिर्फ ये रखना है जहन में कि ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, और मैंने थोड़ा सा कंसंट्रेट इस पे ज्यादा करना है, चीजें सीखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसको कर सकूंगी, ठीक है। तो स्लो स्लो चलेंगे, क्योंकि आज अब क्योंकि ट्रैक जो है वो डिसेंडिंग है, यानी कि कॉर्टेक्स से आ रहे हैं और डाउनवर्ड डिसेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे वैसे रास्तों से गुजरेंगे जो टर्म्स हमने नहीं पढ़ी नहीं पहले, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम हर चीज को टच करें। अब स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्स का, असेंडिंग ट्रैक्स का ये एडवांटेज था कि हम स्पाइनल कॉर्ड पहले पढ़ चुके हुए थे, ठीक है। तो वो अच्छा हम रिलेट कर सकते थे, हमें हर चीज का पता था, ग्रे हॉर्न के अंदर की चीजों का, वाइट कॉलम्स का, सब कुछ। यहाँ चीजें नहीं होंगी, जहां जहाँ रेलिवेंट था वहां मैंने पिक्चर जरूर डाली है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज का टॉपिक अगर आप 50-60% भी ग्रैब कर लेते हैं तो इट्स इनफ फॉर नाउ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे और ब्रेनस्टेम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेरिब्रम पढ़ेंगे, तो ये चीजें क्लियर होंगी, फिर हम इन चीजों को दोबारा रिलेट करेंगे। जैसे हमने हेड एंड नेक में किया ना कि पहले हमने बोन्स स्किप की, लेकिन हम जिक्र करते थे, फिर एंड पे हमने हर चीज की अटैचमेंट दोबारा रिकॉल की। तो इस तरह करके टू वे हम चलेंगे इंशाल्लाह, और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं क्या, इस सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन कैसे है न्यूरॉन्स की या ट्रैक्ट्स की, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या चीजें हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, होमनक्यूलस क्या चीज है, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली जो है वो क्या है। यानी कि जो सारी चीजें हैं, पहले कंटेंट है। तो अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो फिर हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को अच्छा समझ सकेंगे, ठीक है। ये जो ट्रैक्ट्स हैं, डिसेंड का मतलब यही है कि ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम, ठीक है। दो टाइप्स है ट्रैक की, एक का ओरिजिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है, एक का ब्रेन स्टेम से, ठीक है। तो ये हायर सेंटर से आ रहे हैं, और इनका कंसर्न किन से, मूवमेंट से, कंट्रोल से, मसल्स की टोन मेंटेन करने से, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस से इक्विलिब्रियम यानी पोस्चरल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने से, और सेंसरी ट्रांसमिशन को हायर जो यानी कि जो सेंसरी ट्रांसमिशन हायर सेंटर्स में जाती है उसको मॉड्यूलेट करने में, यानी कि जो आपने रिस्पॉन्स देना है सेंसरी के रिस्पॉन्स में मोटर रिस्पॉन्स देना है, वो भी इंट्रैक्ट से कंट्रोल होता है, ठीक है। कितना रिस्पॉन्स लेना है, कितना फील करना है, ठीक है। और स्पाइनल ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस हैं, इनको जैसे आज हम टच करेंगे, लेकिन डिटेल हम इसके एएनएस के चैप्टर के साथ देखेंगे, ठीक है। तो सेम पिक्चर्स मैंने यूज की हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स की, ताकि हम कंपेयर करके चल सकें। कल हमने इस साइड को देखा था पिक्चर की लेफ्ट साइड को, आज हम इसकी राइट साइड को देखते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, उसके अलावा हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, मीडियल और लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है। अब ये जो एक ट्रैक्ट है ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसको नए डेटा के हिसाब से ये कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम बाकी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में भी यही मेंशन्ड है कि ओलिवरी न्यूक्लियस से आता है, लेकिन इसके बारे में डाउट है कि एग्जिस्ट करता है नहीं, तो हमारा फोकस बाकी मेन ट्रैक्ट्स पे रहेगा। अब एक चीज यहाँ पे आपने कंपेयर करनी है कि यहाँ ट्रैक्ट्स का नाम इस तरह था स्पाइनोथैलेमिक, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस की तरफ जा रहा था असेंट। यहाँ नाम कैसा है, यहाँ एक कॉर्टिकोस्पाइनल, क्योंकि कॉर्टेक्स से नीचे स्पाइन की तरफ आ रहा है, तो ट्रैक का नाम पढ़ के पता चल सकता है कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग। अगर सुफिक्स या सेकंड पार्ट में स्पाइनल है, इसका मतलब है ट्रैक डिसेंड करके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है, और ऐसा ट्रैक मोटर होता है, क्योंकि मोटर मूवमेंट के लिए कमांड हमेशा ब्रेन से आएगी, सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेके जाई जाएगी, ठीक है। और मोटर मूवमेंट के लिए कमांड वापस आएगी फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू स्पाइनल कॉर्ड।
अब यहाँ पर न्यूरॉन्स की ऑर्गेनाइजेशन ग्रे मैटर के अंदर या इवन ट्रैक्ट्स की भी ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह का पैटर्न है कि यहाँ पर प्रॉक्सिमल डिस्टल रूल फॉलो होता है। ठीक है, इससे पहले जब हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़े वहां मीडियल टू लेटरल रूल था कि लोअर वाले फाइबर्स मीडियली आ रहे थे डोर्सल कॉलम में स्पेसिफिकली, और अपर वाले जो फाइबर्स थे वो लेटरल साइड पर आ रहे थे, यानी कि लोअर लिम्ब जो थी वो कहाँ थी, लोअर लिम्ब मीडियल मोस्ट थी और अपर लिम्ब जो थी वो लेटरल साइड पर थी। लेकिन यहाँ रूल इस तरह है कि जो मोटर न्यूरॉन्स डिस्टल वाले मसल्स को इनर्वेट करते हैं, डिस्टल का मतलब है हैंड, डिस्टल है, दूर है बॉडी से, ठीक है, प्रोक्सिमल शोल्डर को कंसीडर करते हैं, तो वो ज्यादा लेटरल होंगे, ठीक है, ग्रे हॉर्न के अंदर भी, और जो ट्रैक्स होंगे वो व्हाइट मैटर में भी ऐसी रिप्लेसमेंट होगी उनकी, ठीक है। और जो मोटर न्यूरॉन्स प्रॉक्सिमल मसल्स को इनर्वेट करते हैं वो ज्यादा मीडियल लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे हैंड सबसे ज्यादा डिस्टल है तो ये लेटरल है, लेकिन ट्रंक मीडियल है तो ये कहाँ लाई कर रहा है, मिड लाइन में, ठीक है। ट्रंक इज प्रॉक्सिमल या शोल्डर इज प्रॉक्सिमल, लेकिन उसकी निस्बत जो हैंड है वो डिस्टल है, तो हैंड जो है वो लेटरल साइड पर लोकेटेड है और जो शोल्डर है या ट्रंक है वो मीडियली लोकेटेड है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, ये पैटर्न है, जैसे डोर्सल कॉलम में था जस्ट के फाइबर्स इंटर हो रहे थे, ये फाइबर्स की इंट्रेंस का पैटर्न है और पैटर्न फॉलो होगा तो इसलिए इसको रूल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ के क्योंकि अब ट्रैक डिसेंड कर रहा है तो पैटर्न इन्वर्ट हो गया है। यहाँ जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है, ठीक। इसका एक्सॉन डिसेंड करेगा ताकि वो साइनेप्स करे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पे। अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये वाला उसी तरह इंटरनेशियल या इंटर न्यूरॉन होता है जो एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, ठीक। एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होगा और इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो शॉर्ट होगा और वहीं पे जो मौजूद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है उसके साथ साइनेप्स कर जाएगा। ये हमारे पास सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। पैटर्न इस तरह है कि अपर यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डिसेंड कर रहा है, ठीक है, आकर साइनेप्स करेगा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में जो कि कहाँ मौजूद है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो बिल्कुल शॉर्ट होगा, जो येलो मैंने छोटा सा मार्क लगाया है, ठीक है, और ये यहीं पर मौजूद जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है उसके साथ साइनेप्स कर जाएगा, ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वो है जिसको हमने लोअर मोटर न्यूरॉन कहा था, ये भी एंटीरियर ग्रे कॉलम के अंदर है। इसका जो एक्सॉन है वो अब लॉन्ग होगा और वो जाकर बॉडी में कहीं भी, जहां जैसे हैंड का है, फुट का है, जहां का भी है वहां पर इनर्वेट करेगा, ठीक है। तो एक्सॉन ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करेगा और यही वो एक्सॉन है जो एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व में पास करेगा। यानी हम जो ये वाली पिक्चर बनाते थे ना नर्व के पैटर्न के लिए कि पीछे डॉर्सल रूट है, आगे वेंट्रल रूट है, डॉर्सल रूट में न्यूरॉन अंदर आ रहा था, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर हो रहा था, वेंट्रल से ऐसे ही एग्जिट करेगा, तो जो न्यूरॉन का एक्सॉन एग्जिट करेगा बेसिकली वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा, ठीक है, इन ट्रैक्ट्स का। तो ये पैटर्न है फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का। उसके अलावा यहाँ पर एक और तरीकेकार भी फॉलो होता है ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन समझने के लिए, जिसको हम कहते हैं अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इसकी सबसे आसान डिस्क्रिप्शन ये है कि जो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है, पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी कि उनकी सेल बॉडी मौजूद है और जिनका डायरेक्ट लिंक स्केलेटल मसल्स के साथ है, वो वाले लोअर मोटर न्यूरॉन है। जबकि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होने तक थे वो अपर मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। यानी आप इस पिक्चर में देखें तो जो की है कि येलो से जो शो किए हुए ऑरेंज कलर से वो अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं और जस्ट जो ग्रीन से शो किए हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनका कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स का भी और इनकी लियंस का भी।
ठीक है। इनके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स का भी आपस में कंपैरिजन होता है, वो जब हम चीजें ज्यादा समझ लेंगे तो वो कंपैरिजन भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंसेस क्या है अपर मोटर न्यूरॉन्स में और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में? कि अपर मोटर न्यूरॉन वो हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और ब्रेन स्टेम में मिलेंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन वो हैं जो ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड में होंगे। ठीक है। अब अपर मोटर न्यूरॉन की क्या जो करेक्टरिस्टिक है कि ये सीएनएस के करीब है, यानी कि ब्रेन के ज्यादा करीब है। और ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है ये मसल्स के ज्यादा करीब है, क्योंकि मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं, इसके एक्सॉन जो है मसल्स तक जा रही है। ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन जो है इम्पल्सेस को लेकर ब्रेन से लोअर मोटर न्यूरॉन तक आते हैं, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन की इम्पल्सेस मसल्स तक लेकर जाते हैं। ठीक है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन का लियन हो जाए, काम करना छोड़ दें, तो स्पेस्टिसिटी, हाइपरटोनिसिटी या हाइपरफ्लेक्सी होता है, यानी जो कुछ भी टोन है मसल्स की, जो फीचर्स है मसल्स के, वो एग्जेजरेट हो जाते हैं। रीजन ये है कि ये सिर्फ स्प्लाई नहीं करते, ये इनहिबिटरी भी करते हैं कि मूवमेंट एक हद से ज्यादा ना हो जाए। तो अगर जैसे कि हायर कमांड का कंट्रोल ना हो, तो लोअर जो स्टाफ है, लोअर लोग हैं, वो अपनी मर्जी करने लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर अथॉरिटी जस्ट लोअर मोटर न्यूरॉन्स के पास आ जाए, तो वो क्या करते हैं वहां पर हाइपरटोनिसिटी यानी टोन बढ़ा देते हैं, स्पेज्म कर देते हैं मसल्स का, और रिफ्लेक्सेस बढ़ा देते हैं। ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ग्रैस्प करना मुश्किल होगा क्योंकि हमने बाकी चीजें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल कंपैरिजन के लिए पॉइंट सुन लें कि लोअर मोटर न्यूरॉन क्योंकि डायरेक्टली मसल्स को इनर्वेट करते हैं, तो उनकी ज्यादा कमांड है मसल्स पे। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन खुद पैरालाइज होंगे ना तो मसल वीक हो जाएगा, लेकिन अगर अपर मोटर न्यूरॉन की कमांड हट जाएगी लोअर मोटर न्यूरॉन से, तो वो थोड़ा सा खुदसर हो जाएगा और अपने सप्लाई करने वाले मसल्स को हाइपरटोनिक, हाइपर रिफ्लेक्सिव और स्पास्टिक कर देगा। ठीक है। अब अपर मोटर न्यूरॉन के काफी सारे पाथवेज हैं, वही जो ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर ज्यादातर वो है जो नर्व्स आ रही हैं। ठीक है। क्रैनियल नर्व्स भी और स्पाइनल नर्व्स भी। ये जो ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, इसमें अक्सर एक चीज होती है कि जब फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो जस्ट दो ऑर्डर्स ही फॉलो होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली थर्ड ऑर्डर पर आकर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। जब कभी ज्यादा तेज रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डायरेक्टली आकर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पर साइनेप्स करता है ताकि जल्दी कमांड फॉलो हो। ठीक है। ऐसा जिस केस में होता है, उस उसको हम रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है? ये एक ऐसा न्यूरोनल पाथवे है जो रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्सेस क्या चीज होती है? ऐसी चीज होती है जो आप विदाउट अ थॉट कर सकें। ठीक है। यानी जिस काम को करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, कहते हैं कि हमारा उसका रिफ्लेक्स बना हुआ है। ठीक है। आदत के लिए भी अक्सर रिफ्लेक्स वर्ड यूज करते हैं कि जिस चीज का आपको सोचना नहीं पड़ता, आप उस पैटर्न के यूज टू हैं। अब रिफ्लेक्स आर्क जो है, इसमें क्या पैटर्न है कि रिसेप्टर्स जो है वो परसीव करते हैं। ठीक है। कोई भी स्टिमुलस है, ऐसा हार्मफुल स्टिमुलस है जिसको जल्दी रिस्पॉन्स करना जरूरी है, तो उसको रिसीव करते हैं, उसको प्रोसेस करवा कर, ठीक है, आगे कमांड करवा देते हैं, और फिर मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं हायर सेंटर्स को। ठीक है। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी गर्म चीज को टच कर देते हैं या कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिससे हमें नुकसान होने का खदशा है, तो रिफ्लेक्स सिस्टम कैसे काम करेगा कि सोली डिसीजन लेकर पैटर्न फॉलो करवा देगा मूवमेंट का, बाद में हायर सेंटर्स को इन्फॉर्म करेगा कि ये मूवमेंट हमने किया। ठीक है। इस रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कैरी करेगा स्टिमुलस, चाहे वो पेन का है, प्रेशर का है, ठीक है, या टेम्परेचर का, इवन गर्म चीज सेंस करने से। अगर आप नोटिस किया होगा कि अगर बेदहानी में कहीं कभी किसी गर्म चीज को टच करते हैं, तो फौरन आप अपना हाथ पीछे खींचते हैं, समझ उसके बाद आती है कि मैंने क्या किया है। तो ये चीज रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक है। एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है जो स्टिमुलस देगा, जैसे इस केस में पिन लग रही है। एक एफ्रेंट नर्व फाइबर है जो सेंसेशन को कैरी करेगा।
ठीक है। और उसके बाद एक एसोसिएशन न्यूरॉन है जो इसको लिंक करवाएगा मोटर फाइबर्स के साथ, ठीक है। फिर एक इफरेंट न्यूरॉन है जो मैसेज लेकर जाएगा एक अफेक्टर ऑर्गन के पास कि वो कोई भी मूवमेंट एग्जीक्यूट करवा सके, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स आर्क के नतीजे में होने वाला जो भी काम है वो रिफ्लेक्स एक्शन करवाएगा। जैसे यहाँ कहलाएगा, जैसे यहाँ हार्ड ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, एकदम हाथ विड्रॉ किया, ठीक है। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है कि स्किन का रिसेप्टर यानी जो पिंक से शो हुआ है, ये रिसेप्टर मैसेज कैरी करके ले गया है, ठीक है। रिसेप्टर जो था वो वन था, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले गया, थर्ड पे कन्वे हुआ इंटर न्यूरॉन से, फोर्थ पे अफेक्टर न्यूरॉन आया है लेकर, फिफ्थ चीज अफेक्टर के पास, अफेक्टर क्या है? मसल, ठीक है। एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन वो होता है जो दो टाइप ऑफ न्यूरॉन जैसे सेंसरी और मोटर को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद एक चीज जो हम पढ़ेंगे वो है होमनक्यूलस। होमनक्यूलस वर्ड का वैसे मतलब है ह्यूमनॉइड, ह्यूमन लाइक या मिनिएचर ह्यूमन, ठीक है। ये पैटर्न क्या है? ये एक मैप है और मैप में इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि जितनी रिप्रेजेंटेशन ह्यूमन बॉडी की सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है उस वाले पार्ट का साइज उतना बड़ा बनाकर बताया जाता है, ठीक है। यानी कि जितना हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का किसी पार्ट ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करता है पिक्चर में, उसका साइज रेशो के हिसाब से उतना बड़ा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मोटर होमनक्यूलस है, इसमें देखें हैंड सबसे बड़ा है क्योंकि हम सबसे ज्यादा मोटर एक्टिविटी अपने हैंड से करते हैं। तो ऑब्वियसली सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शनिंग, कॉर्टेक्स का ज्यादा हिस्सा हैंड की फंक्शनिंग को डेडिकेटेड होना चाहिए, इसलिए इसका साइज बड़ा है, ठीक है। बाकी ट्रंक के मसल्स की इतनी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इवन लेग की भी जस्ट पोस्चर स्ट्रेट कर, लेकिन फुट की ज्यादा है, उसका साइज रिलेटिवली बड़ा है। और फेस पे क्योंकि मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसका साइज भी बड़ा है। इसी तरह सेंसरी होमनक्यूलस देखें, जितनी सेंसेशन फील होती है उस हिसाब से फेस पे एक्सटेंसिव सेंसेशन है, ठीक है। हैंड्स पे फील होता है प्रेशर, पेन, टच, ये सब कुछ। तो ये उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। फुट पे है जिसकी वजह से हमें पता चलता है किसी चीज पे स्टेप ना कर दें। ऐसा जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि पत्थर पे स्टेप करें, अगर आप स्लिप होने लगे आप एकदम अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए सेरिब्रम में इसको कि इसको जल्दी रिस्पॉन्स मिले, तो इसलिए इसका साइज बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है होमनक्यूलस। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैटर्न है प्रॉपर होमनक्यूलस का वो शो किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, इसका एक बड़ा हिस्सा फेस को डेडिकेटेड है और हैंड को डेडिकेटेड है, तो वो ज्यादा बड़ा शो किया हुआ है। अब पैटर्न भी इसी तरह है जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, यानी कि जिस तरह फुट है ना, इसकी रिप्रेजेंटेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अपर और मीडियल पोर्शन पे है, ठीक है। एंटीरो मीडियल पोर्शन पे है, तो यहाँ पर ये शो किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें सेंसरी की, तो सेंसरी में भी फुट यहाँ पर एंटीरो मीडियल साइड पर रिप्रेजेंटेड है। तो ये फिर इस तरह ही मैप से प्रेजेंट किया जाता है। जब हम सेरिब्रम पढ़ लेंगे और हमें पता होगा कि कौन सा हिस्सा किस पार्ट ऑफ बॉडी से कंसर्न्ड है, तो फिर हम इस मैप को रिकॉल करेंगे। आज क्योंकि इनका जिक्र आया है बुक में चैप्टर नंबर 4 में, तो इसलिए हमने इसको रिकॉल किया क्योंकि ये चीज जाहिर है कि फाइबर्स की क्वांटिटी डिटरमाइन करेगी। तो उसी हिसाब से जिस तरह ट्रैक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, उसका ज्यादा लिंक जो है वो हैंड की मूवमेंट से है, तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का भी ज्यादा हिस्सा क्लेम करेगा। फिर जो छोटे ट्रैक्ट्स हैं वो कम क्लेम करेंगे क्योंकि वो जस्ट पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, आएंगे भी कुछ जस्ट लोअर टू सेरिब्रम, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए जरूरी था कि होमनक्यूलस का आइडिया हो और ये आइडिया हो कि सेरिब्रम में रिप्रेजेंटेशन जो मिलती है वो फंक्शन के हिसाब से मिलती है, जितना ज्यादा फंक्शन उतनी ज्यादा आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, अब
एग्जैक्ट टॉपिक पे आते हैं, सारा बैकग्राउंड नॉलेज जो चाहिए था वो था, ठीक है। कुछ चीजें और साथ साथ आती जाएंगी जो हम इन ट्रैक्स को समझने के लिए पढ़ते जाएंगे। अब डिसेंडिंग ट्रैक्स क्या है? ये वो पाथवेज हैं जो मोटर कमांड्स को ब्रेन से मसल्स मिलाते हैं। तो बेसिकली 6 ट्रैक्स हैं, ठीक है। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, एक छोटा ट्रैक भी इन्हीं का हिस्सा कंसीडर होता है, और कुछ टेक्स्ट में अलग उसको कॉर्टिको बल्बर ट्रैक कहते हैं। फाइबर्स ये डिसेंड इन्हीं दो के साथ करेंगे, लेकिन बस एक फंक्शन डिफरेंट होगा, वो आगे हम देखेंगे। फिर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट है। एग्जैक्ट वही असेंडिंग ट्रैक्स वाली पिक्चर आज डिसेंडिंग ट्रैक्स पे देखेंगे। तो ये पैटर्न है कि यहाँ पर अरेंज्ड है, सबसे आगे टेक्टोस्पाइनल है, फिर वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक। उसके बाद एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, लेटरल लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल है, और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है। ये जो हमारा रेटिकुलोस्पाइनल है ये फर्दर दो में स्प्लिटेड होगा, जो यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है कि एक जो है वो लेटरल है और एक जो है वो मीडियल है। डिसेंडिंग ट्रैक का पैटर्न ये होगा कि इसका प्राइमरी न्यूरॉन आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा, इसका सेकेंडरी न्यूरॉन आपको एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, इसका टर्शरी न्यूरॉन जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है, और वो आपको एंटीरियर ग्रे कॉलम में ही मिलेगा, ठीक है। टर्मिनेशन इनकी क्या है? इनकी टर्मिनेशन होगी एंटीरियर हॉर्न। अगर आप इस पैटर्न को याद रख लेते हैं तो आपको फायदा होगा ट्रैक का ओवरऑल पैटर्न बताने में, ठीक है। क्योंकि हर ट्रैक जो है उसने ओरिजिन और टर्मिनेशन है, और डिसेंड करने का पैटर्न भी मोर और लेस रिलेट हो जाएगा, इस तरह ट्रैक को याद रखना आसान रह जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रैक को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम डायरेक्ट पाथवेज कहते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट पाथवेज कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पाथवेज वो हैं जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, या जिनका काम ही मूवमेंट से रिलेटेड है, उनको हम पैरामिडल ट्रैक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे देखेंगे। इनडायरेक्ट पाथवेज हैं जो पोस्चरल पाथवेज हैं, ठीक है। जितने भी पैरामिडल से हट के है ना वो एक्स्ट्रा पैरामिडल, एक्स्ट्रा का मतलब है आउटर, बाहर, ठीक है। पैरामिड्स क्या चीज है ये हम समझेंगे तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगा कि एक्स्ट्रा पैरामिडल क्या है। तो जहां तक इस पिक्चर की बात है, जो काइंड ऑफ पिंक से रिप्रेजेंट किया है वो पैरामिडल ट्रैक्ट है, ठीक है। और जो ब्लू से रिप्रेजेंट किए हैं वो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट है। जैसे बात की थी कि डायरेक्ट या पैरामिडल सिस्टम वाले ट्रैक्स हैं, इनकी कुछ फीचर्स हैं जो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे ट्रैक से, तभी इनकी ग्रुपिंग हमने सेपरेट की है। जैसे कि एक चीज है कि ये फास्ट और फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स करवाते हैं, मूवमेंट फास्ट भी होती है और फाइन, जैसे सुई में धागा डालना टाइप स्किल्ड मूवमेंट, कोई पेंटिंग करना, कोई एक्यूरेट काम करना जिसमें नफासत की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, ठीक है। अब ये ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन के प्री सेंट्रल गायरस के पैरामिडल न्यूरॉन्स में। जिन न्यूरॉन्स से आते हैं उनका नाम भी पैरामिडल है, ठीक है। उसके बाद जब ये अपने पाथवे में से गुजरते हैं तो मेडुल्ला के भी पैरामिड में मौजूद है। मेडुल्ला के आगे ये अपनी थिकनिंग बनाते हैं जिनका नाम है मेडलरी पैरामिड्स, इस वजह से इसका नाम पैरामिडल पाथवे है, ठीक है। जिन न्यूरॉन्स से आया है वो भी पैरामिडल न्यूरॉन्स हैं, वो क्या है वो हम सेरिब्रम के साथ डिटेल से जाएंगे, लेकिन ज्यादा मेन रीजन इनको पैरामिडल कहने की है कि ये मेडुल्ला के अंदर एक बल्ज या थिकनिंग बनाते हैं जिसको पैरामिड्स कहते हैं, ठीक है। मेडलरी पैरामिड्स, इस वजह से इन ट्रैक्ट्स का नाम पैरामिडल सिस्टम है, ठीक है। अब ओरिजिनेट होने के बाद इनकी इम्पल्सेस जो भेजी जाती हैं वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स के थ्रू भेजी जाती हैं, ठीक है। और ये एंटीरियर हॉर्न में साइनैप्स करती हैं, वहां पे फिर एंटीरियर हॉर्न से मैसेज ले जाकर स्केलेटल मसल को एक्टिवेट किया जाता है या इनर्वेट किया जाता है, ठीक है। इन्हीं का हिस्सा कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट्स हैं, वो क्रेनियल नर्व्स को, उनके न्यूक्लियाई को इनर्वेट करेगा, ठीक है। हमने बात की कि जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं वो पैरामिडल ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। पैरामिडल
न्यूरॉन से ओरिजिनेट होते हैं, मेडुला के पैरामिड्स में मौजूद हैं, मेडुला के अंदर बल्ज बनाते हैं पैरामिड नामी, ठीक है, उसकी वजह से है। और ये स्केलेटल मसल्स को नर्वेट करते हैं। जाहिर जो स्केलेटल मसल को नर्वेट करते हैं उसका फाइबर जाएगा स्पाइनल नर्व में, ठीक है। तो जो हिस्सा स्पाइनल नर्व में जा रहा है वो तो आ गया कॉर्टिको स्पाइनल के अंदर। जो इसी पैरामिडल ट्रैक का हिस्सा क्रेनियल नर्व्स को जा रहा है वो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक में आता है, ठीक है। जो हिस्सा स्पाइनल नर्व्स में जा रहा है इस ट्रैक का वो कॉर्टिको स्पाइनल के अंदर, और जो क्रेनियल नर्व्स के पास जा रहा है वो कॉर्टिको बल्बर के अंदर आता है, ठीक। इसमें आप एक जनरल पैटर्न देख लें, फिर हम इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ते हैं, सही। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है यानी सेरिब्रम की, वहां से ये डिसेंड करते हैं, ये इसका अपर मोटर न्यूरॉन है, मेडुला के पैरामिड्स में जाते हैं, ठीक है। वहां से डिसेंड करते हैं, क्या नाम है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के अंदर आगे स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर ग्रे हॉर्न में क्या करें, जाकर इनर्वेट करें मसल्स को, जिससे लिम्ब की मूवमेंट, जैसे इस पिक्चर में इसने बाइसेप को इनर्वेट किया तो क्या हो रही है, इनडायरेक्ट या एक्स्ट्रा पैरामिडल सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स है और मल्टी सिनेप्टिक है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी सेम टाइम पे कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ मसल्स को इनर्वेट कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों को लिंक करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 ट्रैक्ट है मेन। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो कि फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करेंगे, ओवरऑल फ्लेक्सर्स को, अपर आर्म के, फोर आर्म के, उसके बाद फिर थाई के, फिर लेग के, ठीक है, ओवरऑल फ्लेक्सर्स को कंट्रोल करेंगे। वेस्टिब्यूलो स्पाइनल जो है वो बैलेंस और पोस्चर मेंटेन रखेंगे। टेक्टोस्पाइनल जो है वो हेड एंड नेक को और आई मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेटिक्यूलो स्पाइनल जो है वो क्या करेंगे, वो भी अवेकनिंग और मतलब रोजल टाइप रिस्पॉन्स से, एक्टिव रिस्पॉन्स से लिंक्ड होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सारे पाथवेज मौजूद हैं, ठीक है। इसमें रेटिक्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट है, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट है, और उसके अलावा रेड न्यूक्लियस आगे मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर में, ठीक है। ये मेन ट्रैक्ट्स हैं, ये आपकी नजर में होने चाहिए सारे। मूवमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है यहाँ पर, रेटिकुलर मींस रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो पोर्शन है मिड ब्रेन का, जो न्यूरॉन्स एम्बेडेड है अवेकनिंग से रिलेटेड है वो, ठीक है। अब मूवमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वेस्टिब्यूल नाम है हिस्से का, न्यूक्लियस का नाम है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है मूवमेंट्स की, कि ये जो ट्रैक मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, एडॉप्टिव मूवमेंट है, कुछ रिफ्लेक्स हैं, कुछ सीखी हुई मूवमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अडॉप्टिव में कह लें कि कोई चीज आपने सीखी है, जैसे गिटार प्ले करना, ठीक है। उसके बाद 3 टाइप्स की मेन मूवमेंट्स हैं, रिफ्लेक्सेस हैं जो ये ट्रैक्ट्स करवाएंगे, पोस्चरल एडजस्टमेंट्स हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड के सर्किट से होंगे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में ही वो प्रोसेस होकर वापस चला जाएगा, ठीक है। ज्यादा जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन ही रिस्पॉन्ड कर देंगे, मैसेज बाद में अपर मोटर न्यूरॉन को या बाद में कैरी हो जाएगा अपर सेंटर्स को, ठीक है। पोस्चरल एडजस्टमेंट्स हैं, ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों करेंगे, ठीक है। पोस्चरल एडजस्टमेंट्स जो है बॉडी की इंट्रैक्ट से करवाएगा कौन, ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, लेकिन जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उसके लिए कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। यानी कि हायरार्की क्या होती है, रैंकिंग, जैसे स्टेप वाइज कोई चीज करना। रिफ्लेक्सेस सबसे बेसिक चीज है, सबसे नीचे का स्टेप है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसीजन ले सकती है उनके बारे में। पोस्चरल एडजस्टमेंट एक और, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, पहले एक पॉइंट बता दूं कि ये जो रिफ्लेक्सेस और पोस्चरल एडजस्टमेंट्स है ना, ये इनवॉलेंट्री में आ जाता है, ठीक है, जबकि वॉलेंट्री मूवमेंट्स पर अलग है, ठीक है। अब हायरार्की में पोस्टल एडजस्टमेंट सेकंड स्टेप है, इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड के साथ ब्रेन स्टेम की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन वॉलेंट्री मूवमेंट एक बहुत कोऑर्डिनेटेड सोचा समझा इवेंट है,
इसमें हायर कमांड का डिसीजन जरूरी है, तो कॉर्टेक्स सबसे ऊपर आता है हायरार्की में, ठीक है, टॉप जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स के, ठीक है। अब जो पोस्चरल एडजस्टमेंट्स और वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया के फंक्शन पे भी डिपेंड करती है रादर देन रिफ्लेक्सेस, ठीक है। यानी कि पोस्चरल एडजस्टमेंट में रिफ्लेक्स मूवमेंट से ज्यादा, एक तो रिफ्लेक्सेस है ना, आप गिरने लगो, आप फौरन सीधे हो जाओ, हाथ पुल करो हीट कोल्ड फील होने से, इसके अलावा भी ओवरऑल बैलेंस भी इम्पैक्ट करता है पोस्चर को। गिरने लगते हो, एकदम पोस्चर चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल बस में ट्रेवल कर रहे हो, अगर बस ज्यादा हिलती है, आप गिरने लगते हो, आप क्या करते हो, थोड़ा सा पाँव अपने वाइडली स्पेस करके खड़े होते हो, तो अच्छा पोस्चर मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह की पोस्चरल एडजस्टमेंट्स ये सब जो हैं, ये मैनेजमेंट बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम से होती है, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे जब हम इनको डिस्कस करेंगे इस फंक्शन को। Recording stopped. बच्चों अगला पार्ट जो है ना इसका, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, 1 मिनट रह गया, ये इंटरप्ट हो जाएगा। तो अभी बताएं, समझ आ रही है? अपने हिसाब से बहुत स्लो प्रोसीड कर रही हूँ कि चीजें मिस ना हो आप लोगों से। चलो ठीक है, अभी मैं आपको अगला लिंक सेंड कर रही हूँ। बहुत टफ है, अभी तो टफ वाली बात आई नहीं है, वैसे अभी तो हम पहुंचे ही नहीं है।